एमसीयू का टाइमलाइन इतना कंफ्यूजिंग हो चुका है कि लोग रिलीज ऑर्डर और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दोनों में ही उलझ जाते हैं। लेकिन आज मैं तुम्हें पूरा मार्वल टाइमलाइन एकदम सिंपल और सिनेमैटिक तरीके से समझाने वाला हूँ। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर से लेकर मल्टीवर्स मैडनेस तक दोस्तों, एमसीयू की शुरुआत 2008 में नहीं बल्कि अरबों साल पहले हुई थी, जब सेलेस्टियल्स ने गैलेक्सीज को बनाया और पूरे यूनिवर्स में जीवन के बीज फैलाए। उन्होंने पृथ्वी पर इटर्नल्स को भेजा ताकि वो डिविएंट्स को खत्म कर सकें। लेकिन असली ट्विस्ट ये था कि पृथ्वी के कोर में एक नया सेलेस्टियल टियामुट जन्म लेने वाला था। हजारों सालों तक इटर्नल्स ने इंसानों को विकसित होते देखा, सभ्यताओं को बनते और टूटते देखा, युद्ध देखे, लेकिन कभी भी सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। इसी दौरान अफ्रीका में एक मीटियोराइट गिरा जिसने वकांडा की नींव रखी। उस मीटियोराइट में था विब्रेनियम, जिसने सिर्फ टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाया बल्कि पृथ्वी को पूरे यूनिवर्स की नजर में एक खास ग्रह बना दिया। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर एवेंजर्स के बनने से लेकर मल्टीवर्स के ढहाने तक पहुंचती है। अब कनेक्ट करते हैं आइज ऑफ वकांडा को। हमने हमेशा सोचा कि वकांडा दुनिया से छुपा हुआ था, लेकिन सच ये है कि वो हमेशा दुनिया पर नजर रख रहे थे। इतिहास के हर बड़े मोड़ पर, चाहे ट्रोजन वॉर हो या सेंट्रल अमेरिका के कॉन्फ्लिक्ट्स, वकंदन स्पाइस हर जगह मौजूद थे। उनका मिशन साफ था, चुराया गया वाइब्रेनियम किसी भी कीमत पर वापस लाना। यही वो लोग हैं जिन्होंने ब्लैक पैंथर की लेगेसी को सदियों तक सुरक्षित रखा। और यही कहानी सीधे जुड़ती है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से, जहां हमने देखा कि वाइब्रानियम के लिए दुनिया किस हद तक जा सकती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा रहस्य सामने आता है, कॉनलून। ये एक रहस्यमयी शहर है जो एक अलग आयाम में मौजूद है और 7 कैपिटल सिटीज ऑफ हेवन में से एक है। इसका द्वार हर 15 साल में सिर्फ एक बार चीन में खुलता है। और यहीं से शुरू होती है आयरन फिस्ट की कहानी, जिसे पहली बार हमने इसी रहस्यमयी दुनिया से जुड़ा हुआ देखा। यानी एमसीयू सिर्फ एक सुपर हीरो स्टोरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी इंटरकनेक्टेड दुनिया है जहां हर रहस्य किसी बड़े सच की तरफ इशारा करता है। मॉडर्न एरा की शुरुआत होती है 1942 से, जब कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर में स्टीव रोजर्स ने सुपर सोल्जर सीरम लिया और हाइड्रा को हराया। इसके बाद एजेंट कार्टर में पेगी कार्टर ने शील्ड की नींव रखी, जो आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी बनी। फिर 1990 के दशक में आती है कैप्टन मार्वल, जहां कैरल डैनवर्स को टेसरैक्ट यानी स्पेस स्टोन से शक्तियां मिली। यहीं पर उसने निक फ्यूरी को यह सिखाया कि धरती के बाहर सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि दोस्त भी मौजूद हैं। और इसी सोच से एवेंजर्स इनिशिएटिव की शुरुआत हुई। अब आते हैं 2008 पर, जहां आयरन मैन के साथ एमसीयू की असली शुरुआत होती है। टोनी स्टार्क अपना पहला सूट बनाता है और एक हीरो के रूप में उभरता है। इसके तुरंत बाद द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2 और थॉर के इवेंट्स होते हैं। ये सभी कहानियां आकर जुड़ती हैं द एवेंजर्स में, जब लोकी न्यूयॉर्क पर हमला करता है और पहली बार एवेंजर्स एक टीम के रूप में साथ आते हैं। इसके बाद आयरन मैन 3 में टोनी स्टार्क अपने डर और दबाव से लड़ते हुए अपनी पहचान और जिम्मेदारी को समझता है। फिर कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में शील्ड के अंदर छिपे हाइड्रा का सच सामने आता है, जो पूरी दुनिया को हिला देता है। इसी दौरान अंतरिक्ष में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम बन रही होती है, जहां हमें स्टार लॉर्ड, गमोरा, ड्रैक्स, रॉकेट और ग्रूट की अनोखी टीम देखने को मिलती है। आई एम ग्रूट के मासूम पल, रेवेजर्स के साथ योंडू का कनेक्शन और थैनोस की बड़ी योजना की झलक, सब यहीं से शुरू होती है। फिर आता है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहां विजन का जन्म होता है और सोकोविया पूरी तरह तबाह हो जाता है। और यही घटना आगे चलकर सिविल वॉर की नींव रखती है। जब एवेंजर्स आसमान में एलियंस से लड़ रहे थे, उसी समय न्यूयॉर्क की गलियों में एक अलग ही कहानी चल रही थी, जो हमें नेटफ्लिक्स की सीरीज में दिखाई गई। डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, लूक केज और आयरन फिस्ट ने मिलकर द डिफेंडर्स बनाया और द हैंड नाम के एक प्राचीन संगठन को हराया। वहीं द पनिशर में फ्रैंक कैसल ने अपने परिवार का बदला लेते हुए यह दिखाया कि इंसाफ के लिए कभी कभी हाथ गंदे करने पड़ते हैं। इन स्ट्रीट हीरोज ने साबित किया कि हीरो बनने के लिए हमेशा फैंसी सूट या स्टार्क टेक की जरूरत नहीं होती। इसी बीच एक नया हीरो उभर रहा था। एंटमैन स्कॉट लैंग ने दिखाया कि साइज मायने नहीं रखता। जब आपके पास क्वांटम टेक्नोलॉजी हो, हैंक पिम की विरासत और यह श्रिंकिंग पावर आगे चलकर पूरे यूनिवर्स को बचाने वाली थी। लेकिन अभी स्कॉट सिर्फ एक छोटा चोर था जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था। फिर आता है बड़ा मोड़, कैप्टन अमेरिका। सिविल वॉर सोकोविया अकॉर्ड्स की वजह से एवेंजर्स 2 हिस्सों में बंट जाते हैं, एक तरफ टोनी स्टार्क और दूसरी तरफ स्टीव रोजर्स। इसी टकराव के बीच हमें 2 नए चेहरे मिलते हैं, ब्लैक पैंथर जो अपने पिता का बदला लेने आता है और स्पाइडरमैन होमकमिंग का हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जो दिखाता है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ब्लैक विडो में हमें दिखाया जाता है कि सिविल वॉर के बाद नताशा रोमानोफ कहां गई और कैसे उसने अपने पुराने रेड रूम के डर का सामना किया। वहीं जादू की दुनिया में डॉक्टर स्ट्रेंज में स्टीफन स्ट्रेंज एंशिएंट वन के मार्गदर्शन में मिस्टिक आर्ट सीखता है। एंशिएंट वन एक प्राचीन जादूगर थी जो सदियों से पृथ्वी को हर खतरे से बचाती आ रही थी।
यहाँ तक कि 2012 में चितौरी आक्रमण के दौरान भी न्यूयॉर्क की रक्षा कर रही थी और कॉस्मिक साइड पर थॉर रग्नारॉक में असगार्ड का विनाश हो जाता है, जहाँ हेला थॉर का हथौड़ा म्योल्निर तोड़ देती है, असगार्ड को पूरी तरह नष्ट कर देता है। इन सभी घटनाओं ने उस विनाश की नींव रखी जिसे हम इन्फिनिटी वॉर के नाम से जानते हैं। इन्फिनिटी वॉर का वो मंजर याद है जब हमारे बंटे हुए हीरोज की हार ने आधी दुनिया को मिट्टी बना दिया था। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन 5 साल बाद स्कॉट लैंग हमारा एंटमैन क्वांटम रियलम से एक नई उम्मीद लेकर वापस आता है और यहाँ असली हीरो बनते हैं पिम पार्टिकल्स। इन्हीं पार्टिकल्स की मदद से एवेंजर्स ने वो नामुमकिन टाइम हाइस्ट प्लान किया। वो अतीत में गए, इन्फिनिटी स्टोन्स वापस लाए और टोनी स्टार्क ने अपना आइकॉनिक स्नैप करके थैनोस और उसकी पूरी आर्मी को खत्म कर दिया। लेकिन यह जीत उतनी आसान नहीं थी जितनी दिख रही थी। इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। मिशन खत्म होने के बाद स्टीव रॉजर्स को एक आखिरी काम दिया गया, स्टोन्स और म्योल्निर को वापस उनके समय में लौटाना। लेकिन यहीं एक ऐसी घटना हुई जिसने मल्टीवर्स का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। स्टीव अतीत में ही रह गया और उसकी वजह से एक नई टाइमलाइन ब्रांच बन गई, जिसने टाइम वेरिएंस अथॉरिटी का ध्यान हमारी अर्थ 616 पर खींच लिया। इसी दौरान एंड गेम के अतीत वाला एक लोकी वेरिएंट टेसरैक्ट चुरा कर भाग जाता है और यहीं से हमें पता चलता है कि इस पूरे खेल के पीछे ही हु रिमेन्स था। उसने सेक्रेड टाइमलाइन जेल की तरह बना रखा था ताकि उसके खतरनाक वेरिएंट्स यानी कैंग द कॉन्करर बाहर न आ सकें। लेकिन जब सिल्वी उसे मार देती है तो यह संतुलन टूट जाता है। इसका असर हमें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया में देखने को मिलता है, जहां स्कॉट एक कांग को तो हरा देता है, लेकिन काउंसिल ऑफ कांग्स का खतरा सामने आ जाता है। अब लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बन चुका है और पूरी टाइमलाइन को संभाल रहा है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। धरती पर वांडा मैक्सिमॉफ को एगाथा हार्कनेस के जरिए अपनी असली पहचान स्कारलेट विच का पता चलता है। वह डार्क होल्ड हासिल करती है और उसका दर्द रियलिटी की दीवारों को कमजोर कर देता है। इसी का नतीजा हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलता है, जब डॉक्टर स्ट्रेंज की एक स्पेल फेल हो जाती है और मल्टीवर्स पूरी तरह टूट जाता है। पुराने स्पाइडरमैन और खतरनाक विलेन हमारी रियलिटी में आ जाते हैं। एंट में की मौत और सबका पीटर को भूल जाना, ये सिर्फ एक हीरो की हार नहीं थी, ये एक नए अकेले पीटर पार्कर की शुरुआत थी। अब बिना स्टार्क टेक और अपने करीबियों के पीटर न्यूयॉर्क की गलियों में अपनी नई पहचान और नया रास्ता खोज रहा है। लेकिन जब पीटर अकेला हो रहा था, उसी समय दुनिया के अलग अलग कोनों में नए लीजेंड्स जन्म ले रहे थे। फेज 5 ने कहानी को और गहरा कर दिया। शांग ची एंड लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स ने सदियों पुरानी 10 रिंग्स की ताकत दिखाई। मून नाइट ने हमें मिस्र के देवताओं के डर और रहस्य से मिलवाया और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर ने नामोर को पेश किया, जिससे म्यूटेंट्स की एंट्री का संकेत मिला। यहीं शुरी ने नया ब्लैक पैंथर बनकर अपनी विरासत संभाली। धरती पर इको, शी हल्क, अटॉर्नी एट लॉ और मिसेस मार्वल ने दिखाया कि हीरोज भी आम इंसानों की तरह परिवार, पहचान और जिम्मेदारियों से जूझते हैं। वहीं कॉस्मिक साइड पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल 3 ने रॉकेट रैक्यून की इमोशनल कहानी के साथ ओरिजिनल टीम को एक भावुक विदाई दी। खतरा तब और बढ़ गया जब सीक्रेट इन्वेजन और द मार्वल्स ने स्क्रल्स और क्री के पुराने संघर्ष को फिर से सामने ला दिया। और सबसे बड़ा झटका, मोनिका रैम्बो का एक्समैन यूनिवर्स में फंस जाना। इससे साफ हो गया कि एक्समैन अब एमसीयू का हिस्सा बनने वाले हैं। इस मल्टीवर्स कनेक्शन को डेडपूल और वुल्वरिन ने और भी बड़ा बना दिया, जहां फॉक्स यूनिवर्स को आधिकारिक रूप से एमसीयू से जोड़ दिया गया और एगाथा ऑल अलोंग ने मैजिक के उस डार्क साइड को दिखाया जो हमें सीधे फेज 6 और आने वाले बड़े खतरे की ओर ले जा रहा है। यानी कहानी अब सिर्फ हीरोज की नहीं रही, अब ये पूरे मल्टीवर्स की जंग बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, एमसीयू सिर्फ धरती के हीरोज तक सीमित नहीं है। थॉर, लव एंड थंडर में हमें एटर्निटी से मिलवाया गया, एक ऐसी सत्ता जो पूरे यूनिवर्स का स्वरूप है और किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती है। इसी दौरान हमें पता चला कि देवताओं का भी अपना एक शहर है, ओमनीपोटेंस सिटी, जहां ज़्यूस जैसे शक्तिशाली देवता रहते हैं। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे मार्वल ने यूनिवर्स के असली नियंत्रकों को सामने लाना शुरू किया। व्हाट इफ में हमने द वॉचर को देखा, जो हर टाइमलाइन पर नजर रखता है लेकिन सीधे हस्तक्षेप नहीं करता। और सबसे बड़ा खुलासा हुआ एगाथा ऑल अलोंग में, जहां लेडी डेथ यानी डेथ की पहचान सामने आई। इटर्निटी, डेथ और द वॉचर, ये कोई आम किरदार नहीं है, बल्कि ये मार्वल यूनिवर्स के असली एस्पेक्ट्स हैं जो पूरे मल्टीवर्स के संतुलन को नियंत्रित करते हैं। व्हाट इफ में हमें दिखाया गया कि एक गलत फैसला पूरे यूनिवर्स को राख बना सकता है और पहली बार एहसास कराया कि अर्थ 616 के बाहर भी अनगिनत मल्टीवर्स मौजूद हैं। वहीं से जन्म हुआ मार्वल ज़ॉम्बीज़ के उस डरावने ख्वाब का, जहां हमारे अपने ही हीरोज सबसे बड़े खतरे बन गए। और इस डार्क साइड को और गहरा किया वेयरवुल्फ बाय नाइट ने, जिसने साबित किया कि एमसीयू के अंधेरे कोनों में आज भी असली मॉन्स्टर्स शिकार करते हैं। धरती पर स्टीव रॉजर्स के जाने के बाद
सबसे बड़ा सवाल था कि वह आइकॉनिक शील्ड अब कौन उठाएगा। द फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर में सैम विल्सन ने साबित किया कि कैप्टन अमेरिका बनना सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। उसने पॉलिटिक्स और रेसिज्म से लड़कर शील्ड को अपना बनाया, लेकिन लेगेसी यहीं खत्म नहीं हुई। आयरन हार्ट में रिरी विलियम्स ने दिखाया कि आयरन मैन की टेक्नोलॉजी को एक नया दिमाग मिल चुका है, और इसी बीच मार्वल के सबसे बड़े शैतान मेफिस्टो की एंट्री के संकेत मिलने लगे, जो साये में बैठकर लोगों की जिंदगी से सौदे करता है। जब वांडा का दर्द डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में पागलपन बन गया। अमेरिका चवेज, जो मल्टीवर्स में यात्रा कर सकती है, उसकी ताकत के पीछे वांडा ने दूसरे यूनिवर्स के इल्यूमिनाटी मेंबर्स को बेरहमी से खत्म कर दिया। अंत में वांडा ने खुद को मिटा दिया, लेकिन मल्टीवर्स के रास्ते हमेशा के लिए खुल गए। इसी कयास के बीच स्ट्रीट लेवल पर हॉकाई ने दिखाया कि एक पुराना एवेंजर कैसे केट बिशप जैसे नए हीरोज को तैयार कर रहा है, और यहीं हमें येलेना बेलोवा मिली, जो नटाशा की लेगेसी को एक नई और खतरनाक दिशा दे रही है। एमसीयू का भविष्य अब एक जबरदस्त टकराव बन चुका है, जहां स्ट्रीट लेवल पॉलिटिक्स, कॉस्मिक पावर हाउस और मल्टीवर्सल वॉर एक साथ भिड़ रहे हैं। डेयर डेविल बॉर्न अगेन एंड वंडर मैन जैसे नए प्लेयर्स स्ट्रीट लेवल को हिला रहे हैं। किंगपिन पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बनकर ग्लोबल खतरों और रेड हल्क से लड़ रहा है। थंडरबोल्ट्स में सेंट्री जैसे गॉड लेवल पावर हाउस की एंट्री हो रही है, और दूसरी तरफ फैंटास्टिक फोर हमें एक अल्टरनेट 1960 के दशक की रियलिटी में ले जाकर फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जैसे मल्टीवर्स क्रिएटर से मिलाता है, जिसका कनेक्शन सीधे डॉक्टर डूम की तबाही से जुड़ता है। इसी बीच स्पाइडरमैन पूरी तरह अकेला होकर भी कॉस्मिक लेवल पर इनकर्शन महसूस कर रहा है। म्यूटेंट्स का युग शुरू हो रहा है और हल्क की वापसी भी तय है। ये सब मिलकर हमें एवेंजर्स डूम्सडे की तरफ ले जा रहा है, जहां यूनिवर्सेस आपस में टकराएंगे। एवेंजर्स वर्सेस एक्स-मैन का महायुद्ध होगा, और अंत में बनेगा बैटल वर्ल्ड, जहां गॉड एम्परर डूम राज करेगा, और यहीं से शुरू होगा सीक्रेट वॉर्स, जो एमसीयू को हमेशा के लिए बदल देगा। तो असली सवाल यही है कि क्या कोई डूम को रोक पाएगा, या नया म्यूटेंट सागा सब कुछ बदल देगा। अगर तुम इस मल्टीवर्स का अगला कदम जानना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है।